नमस्कार छात्रों, हमने कक्षा 8 की व्याकरण की पुस्तक सरस्वती मैं और मेरा व्याकरण के पहले वीडियो में भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा आदि का अभ्यास किया था। आज हम इस वीडियो में भाषा विचार के आगे के भाग का अभ्यास करेंगे। उसमें पहला, हिंदी भाषा की विशेषताएं व उपलब्धियां। 1. हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा है। 2. यह भारत में अनेक राज्यों के निवासियों की मातृभाषा है। 3. हिंदी पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है। इसके उच्चारण व लेखन में एक रूपता है। 4. लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे रोमन में अक्षर बी की ध्वनि ब है, परंतु हिंदी में अक्षर अ की ध्वनि भी अ ही है। 5. हिंदी फिजी देश की भी राजभाषा है। 6. यह मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यमन, युगांडा, नेपाल, न्यूजीलैंड, जर्मनी आदि में भी बोली जाती है। 7. संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा में सबसे अधिक फिल्में बनाई जाती हैं। 8. आजकल टीवी चैनलों पर समाचार, विज्ञापन और अन्य कार्यक्रम भी हिंदी भाषा में सबसे अधिक प्रसारित होते हैं। 9. भारत में सर्वाधिक पत्र, पत्रिकाएं व पाठक हिंदी भाषा के हैं। 10. हिंदी का शब्द भंडार 1 करोड़ से भी अधिक है। अब दूसरा, बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना प्राय नहीं होती, लेकिन कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की थी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस, कवितावली अवधी भाषा में लिखा। सूरदास ने सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा तथा विद्यापति ने पदावली मैथिली की भाषा में रचना की। परंतु देखा जाए तो बोलियों में रचनाएं बहुत कम हुई है। उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इनका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गई। हिंदी भाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। उपभाषाएं, बोलियां। 1. पश्चिमी हिंदी, उसकी बोलियां है ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कनौजी। 2. पूर्वी हिंदी, उसकी बोलियां है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, उसकी बोलियां है मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी हिंदी, उसकी बोलियां है गढ़वाली, कुमाऊनी, मागधी, उसकी बोलियां मगही, भोजपुरी, अंगिका। लिपि। लिपि का अर्थ है लिपना। अब हम लिपि की परिभाषा देखेंगे। लिपि की परिभाषा, उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। यानी हम हिंदी भाषा की जिस ध्वनियों को उच्चारित करते हैं और जिस ढंग से हम उसको लिखते हैं, जिस तरीके से लिखते हैं, वही लिपि कहलाती है। कुछ भाषाएं व लिपियाँ। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यहाँ कोई भी विश्व की भाषा आप ले लो, उसमें हर एक की अपनी लिपि होती है, लिखने का तरीका होता है, ढंग होता है, और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा, लिपि। मराठी की लिपि है देवनागरी, कश्मीरी की लिपि है देवनागरी, कोंकणी की लिपि है देवनागरी, नेपाली की लिपि है देवनागरी, संताली की लिपि है देवनागरी, बोडो की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, जर्मन की लिपि है रोमन, फ्रांसीसी की लिपि है रोमन, उर्दू की लिपि है फारसी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी,
बांग्ला की लिपि है बांग्ला। अब हम देवनागरी लिपि की विशेषताएं देखेंगे। एक, देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। 2, प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। 3, लेखन व मुद्रण में एक रूपता है। 4, देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। 5, लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनि में एक रूपता है। 6, कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे गए लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। ये थी देवनागरी लिपि की विशेषता है। अब साहित्य। साहित्य किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। इसमें ज्ञान व अनुभव की बातें निहित होती है। साहित्य 2 प्रकार का होता है, एक गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। यहाँ इसमें कहा गया है कि किसी भी भाषा का जो संचित ज्ञान है, मतलब संग्रहित ज्ञान कोश, उसको साहित्य कहा जाता है, लिटरेचर कहा जाता है। इसमें ज्ञान जो होता है और अनुभव दोनों ही बातें उसमें निहित होती है, समाहित होती है। किसी भी साहित्य में ज्ञान और अनुभव दोनों ही बातें समाहित होती है। और साहित्य जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक गद्य साहित्य और एक पद्य साहित्य। उसमें पहला गद्य साहित्य, जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें तुकबंदी अथवा लय का अभाव होता है। जैसे भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। गद्य साहित्य की बात करें कि जब साहित्यकार मतलब लिखने वाला जो लेखक होता है साधारण रूप से यानी सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार यानी उसके मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उसके अनुभव के आधार पर उसको व्यक्त करता है और वही गद्य साहित्य कहलाता है। और एक बात और इसमें ध्यान में रखनी जरूरी है कि इसमें जब गद्य साहित्य का सृजन होता है तो उसमें तुकबंदी या लय का अभाव होता है, मतलब उसमें तुकबंदी नहीं देखने को मिलती और लय भी नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा था, जो पढ़ा भी, कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। यहाँ हमें कोई लय या तुकबंदी देखने को नहीं मिलती। अब गद्य साहित्य की विधाएं। गद्य साहित्य की कुछ विधाएं हैं, उसमें देखा जाए तो पत्र, निबंध, लेख, कहानी, संस्मरण, नाटक, उपन्यास, जीवनी आदि का समावेश होता है। अब हम हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार है, गद्य लेखक जो है उनके नाम और उनकी रचनाओं का नाम देखेंगे। साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, उनकी रचनाएं हैं मानसरोवर में उनकी कई कहानियां संग्रहित हैं। गौदान, मंगलसूत्र उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त नाटक लिखे हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने सोमनाथ, सोनाखून उपन्यास लिखे हुए हैं। मनु भंडारी ने हिम्मती, सुमेरा कहानियाँ लिखी है। महादेवी वर्मा ने गिल्लू और गोरा संस्मरण लिखे हैं। अब हम पद्य साहित्य देखेंगे। पद्य साहित्य, जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। जैसे मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। यहाँ पद्य साहित्य की बात है, जब साहित्यकार मतलब कवि या कवयित्री अपने विचारों को तुकबंदी या लय के द्वारा व्यक्त करता है वही पद्य साहित्य कहलाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है और फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल। इस काव्यांश में हमें लय भी देखने को मिलता है और तुकबंदी भी देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पद्य और गद्य साहित्य में ये अंतर देखने को मिलता है। अब हम पद्य साहित्य की विधाएं देखेंगे। दोहा, छंद, कविता, साखी, गीत, पद आदि, ये सभी विधाएं पद्य साहित्य की है। अब हम
पद्य साहित्य के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का नाम देखेंगे। कबीर, उनकी रचना का नाम है बीजक और उनके द्वारा जो रचित दोहे हैं वो आम जनता में बहुत ही प्रसिद्ध है और उनके दोहों को संग्रहित बीजक में किया गया है। तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका उन्होंने लिखी है। जयशंकर प्रसाद, उन्होंने प्रयाण गीत, कामायनी। हरिवंशराय बच्चन ने मधुशाला, मधुकलश लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर ने शक्ति और क्षमा, कुरुक्षेत्र लिखा है। ये कुछ हिंदी साहित्य के कविता लिखने वाले, पद्य साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचनाओं का नाम हमने अभी पढ़ा। अब हम व्याकरण की परिभाषा देखेंगे। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। यानी व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का, मतलब भाषा का रूप शुद्ध कैसा होता है वो, और उसके प्रयोग का, इसको किस तरह प्रयोग में लाना है, उसके ज्ञान को हमें प्रदान करता है। यानी व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप के बारे में और उसके प्रयोग के बारे में पता चलता है। अब हम व्याकरण के कुछ अंग देखेंगे। व्याकरण के अंग: वर्ण विचार 2, शब्द विचार 3, वाक्य विचार। इन सभी अंगों का हम विस्तार से बाद में अभ्यास करेंगे जब उसके इकाई की बारी आएगी तब। लेकिन यह कुछ संक्षिप्त बातें जो उसके मूल अंग होते हैं उसके नाम का उच्चारण करके इस वीडियो का हम समापन करेंगे। 1. वर्ण विचार। वर्ण विचार में स्वर, व्यंजन और उसके भेदों की चर्चा, र के विभिन्न रूप, वर्ण विच्छेद और उच्चारण आदि का अभ्यास होता है। शब्द विचार में शब्दों का वर्गीकरण जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, रुद्ध शब्द, यौगिक शब्द, योग रूप शब्द, विकारी, अविकारी शब्द, सार्थक, निरर्थक आदि शब्दों का अभ्यास होता है। 3. वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य के अंग, वाक्य के भेद जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य यानी मिश्र वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य आदि का अभ्यास होता है। तो छात्रों, यहाँ मैंने 8वीं कक्षा की जो व्याकरण की पुस्तक है सरस्वती में और मेरा व्याकरण, उसमें इकाई 1 भाषा विचार के सभी अंगों का, सभी भाग का, सभी इकाइयों का, जो इकाई है उसके सभी ही अंगों का मैंने यहाँ विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया है 2 वीडियो में, एक पहले वीडियो में और अभी दूसरे वीडियो में। छात्रों, मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी, मैं ऐसा समझता हूँ, और आप भी ये वीडियो देखकर उसको समझेंगे। मैं यहाँ इस इकाई को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।